ये बात सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में दूध में मिलावट बहुत आम है और बड़े पैमाने पर की जा सकती है। जितने भी आपके कैटल फार्मर्स हैं जो ये दूध दे रहे हैं, डेयरी का जिनका काम है, उनके पास लाजमी गाय मौजूद होगी। ठीक, भैंस का दूध जिस रेट में आ रहा है उस रेट में उनको जेब से देना पड़ जाएगा, या तो फिर बहुत हैवी पानी उसके अंदर उनको मिलाना पड़ेगा। काऊ का दूध बैफलो मिल्क के दूध से ज़्यादा होता है। वो 5 किलो दे रही होती है, वो 8-9 किलो दे रही होती है, फिर वो उसकी मिक्सिंग होती है। तो प्योर बैफलो मिल्क आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब वो काऊ का मिल्क उसके अंदर मिक्स हो गया, फिर उसमें पानी मिक्स होगा, फिर वो आएगा दुकान पे, फिर दुकान वाला बर्फ़ डालेगा उसके अंदर कि जी ठंडा रहे, ख़राब नहीं हो जाए। वो आपको एक अलग अपनी लॉजिक पेश करेगा। तो जो एंड यूज़र्स जो है ना, उनके पास माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दूध आता है पीने के लिए। आम ख्याल ये है कि इसमें ज़्यादातर मिलावट फार्म से प्रोसेसर्स या रिटेलर्स के वसूल करने से पहले होती है, यानी जब दूध मिडलमैन के ज़रिए सप्लाई किया जाता है। क्योंकि फार्मर की तो मजबूरी है, उसके पास तो कोल्ड स्टोरेज है ही नहीं है, उसके पास तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर उसने जब आप उसने धो लिया, जब आप उससे दूध निकाल लिया, उसके बाद वो क्या करेगा? या तो वो यानी कि कंज्यूम कर लेगा, या फिर उसको ज़ाया करेगा, या बेचना पड़ेगा। तो वो जो आरती जो मिडल मैन है, वो दे आर द वन हु आर एक्चुअली मेकिंग द मोस्ट मनी। और उसमें मसला ये है कि बेचारे फार्मर को भी कुछ नहीं मिलता और कंज्यूमर को भी ज़्यादा प्राइस मिलती है। और जो मिडल मैन है और उसके जो सपोर्टर्स हैं, क्योंकि मिडल मैन कोई वैक्यूम में काम नहीं करता, मिडल मैन के हर लेयर के बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग सपोर्टर होते हैं, वो सब फ़ायदा कर लेते हैं और अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए वो फिर एडल्ट्रेशन भी करता है। एंड डू यू थिंक ये जो पानी मिलाते होंगे मिनरल वाटर मिलाते होंगे इसमें? नो वे। सो वो पानी कहाँ से आता है, उसका क्या है, दैट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ, आई वुड से, द ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो मंडियों में दूध आता है तो वो पानी उसके अंदर डाला जाता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लेवल बढ़ जाए। बदीन से दूध आपके पास असली मार्केट आता है, इस गर्मी में भी आता है, तो वो पानी भी डाला जाता है और एक केमिकल आता है, वो केमिकल भी डाला जाता है ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए, दूध फटे नहीं, दूध ख़राब नहीं हो जाए। मिलावट के अलावा दूध की शेल्फ लाइफ को तब्दील करना या गैर मयारी दूध को कम कीमत में फ़रोख्त करना भी इनफॉर्मल सप्लाई चेन में बहुत आम है। The major problem in Pakistan is the absolute disregard of any safety regulations vis-a-vis 90% of the market. कुछ तहकीकी इदारों की रिपोर्ट से ये भी मालूम होता है कि मिडलमैन दूध में नलके का पानी भी मिला सकते हैं ताकि दूध की मिकदार को बढ़ाया जा सके। और इस बात का भी खदशा है कि दूध में सफ़ेदी और झाग को बरकरार रखने के लिए शायद इसमें तेल के साथ डिटर्जेंट को पानी में घोल कर भी मिलाया जाता है। People are just not educated enough in this regard that what is safe milk and what is not safe milk, or what is milk and what is actually not milk. वो शेल्फ लाइफ को एनहांस करने के लिए जो है हमारे लोकल वेंडर्स जो हैं वो उसमें काफ़ी चीज़ों का जो है ना वो उसमें काफ़ी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसमें कोई ना कोई कहते हैं इससे ये दवाई डाल दी, पाउडर वाला दूध, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म विच इज़ यूज इन पंजाब। तो वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं दिखाने के लिए कि भाई ये दूध इसमें देखिए इतनी मलाई आ गई, ये तो बड़ा परफेक्ट है, सगना दूध देगा है, जबकि दूध की मलाई इज़ नॉट अ इंडिकेटर कि दूध ठीक है कि नहीं। रिसर्च से मालूम होता है कि दूध की शेल्फ लाइफ और इसमें चिकनाई यानी फैट की शक्ल बरकरार रखने के लिए इसमें हेयर रिमूवल क्रीम, वॉशिंग पाउडर, फॉर्मेलिन और यूरिया जैसे इंतहाई नुकसानदेह चीज़ों का इस्तेमाल भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी सामने आया है कि शहरों में दूध की डिमांड को पूरा करने के लिए गैर कानूनी तरीके से मिल्क पाउडर दरामद किया जाता है। इस मिल्क पाउडर में घी और पानी की मिलावट करने के बाद इसे 40 से 50 रुपए में होलसेलर्स को फरोख्त किया जाता है।
ये बात भी काफ़ी हद तक मुमकिन है कि दूध को दूध की शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ इकसाम के तेल दूध में फ़ैट के मुतबादिल इस्तेमाल किए जाते हैं और कॉस्टिक सोडा भी डाला जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान दूध को फटने या खट्टे होने से बचाया जा सके। अगर उसके अंदर पानी मिला हुआ है तो आपको उसी वक्त पता चल जाता है, जो एक्सपर्ट है, डेयरी एक्सपर्ट है, कि ये उतना दूधियापन इसमें नहीं है जितना ओरिजिनल मिल्क में होता है। इसका मतलब इसके अंदर पानी मिला हुआ है। फिर वो दूधियापन ख़त्म करने के लिए वो कास्टिक सोडा डालते हैं। कास्टिक सोडा डालने से दूधियापन तो आ जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल उसका ऑयलीपन है वो नहीं आता उसके अंदर, वो थोड़ा खुश्क हो जाता है, ड्राई कर देता है। फिर आपने उसको देखा कि अब ये चूँकि थोड़ा ड्राई हो गया तो वो ऑयली जो लेयर होती है उसके ऊपर वो नहीं आ रही, तो उसको वो क्या करते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट डालेंगे जिससे ऑयल लेयर जो है उसकी ओरिजिनल वो बरकरार रहे। तो आप उसके अंदर ऑयल डालेंगे, घी डालेंगे, वो महंगा है। जो डोमेस्टिक यूज़र है या लोकल प्रोड्यूसर है वो उसके अंदर ग्रीस डालता है। ग्रीस डालने से क्या होगा, ऑयलीनेस वो पूरी होगी। अब जो बंदा डेयरी एक्सपर्ट है वो देख रहा है कि यार ये वाइटिश कलर भी ठीक है इसका, इसकी ऑयली लेयर भी ठीक है, अब इसको चखते हैं ना। वो चखेगा तो उसको लगेगा कि ओरिजिनल टेस्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये थोड़ा फीका हो गया क्योंकि आपने दूध बढ़ा दिया ना। तो वो उसके अंदर या तो चीनी डालेगा या स्क्रीन डालेगा। स्क्रीन सस्ती है वो डालेगा, उसने अपनी कॉस्ट बचानी है, वो स्क्रीन डालेगा। अब एक अडल्ट्रेंट का अपना एक साइड इफ़ेक्ट है। When I buy raw milk, I mean, I have to conduct about 28 to 30 tests at a substantial cost before I accept it for processing. And whatever I reject, I mean, I can send it back to the supply chain, and within minutes they will go and sell it to a loose milk supplier who will bring it back and sell it in the open market. So those kind of things which need to be actually stopped, which we neither have the right nor the resources to do it as processors. मगर क्योंकि पाकिस्तान में 97% दूध फॉर्मल सेक्टर से मुंसलिक नहीं है, फार्मर्स की घरेलू ज़रूरियात पूरा करने के बाद इजाफी दूध का बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल सप्लाई चेन में शामिल हो जाता है। अब अवेयरनेस तो आ गई, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बड़ा प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी क्या है। अगर जब तक आप इस अफोर्डेबिलिटी के मसले को हल नहीं करेंगे तो जो वाइट कलर लोग जो हैं, जो जिनकी फर्स्ट चॉइस थी डब्बे का दूध, अब वो भी उससे जो है ना पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। Recently milk पे टैक्स लगा 18%, which you know now renders Pakistan's packaged milk as the most expensive milk in the world. मेरी ज़ाती राय में फूड्स के ऊपर और ख़ास तौर पे हेल्दी फूड्स के ऊपर बिल्कुल टैक्सेस नहीं होने चाहिए। एब्सोल्युटली वी डोंट रिकमेंड के एसेंशियल फूड आइटम्स है, मिल्क इज़ एन एसेंशियल फूड आइटम। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे महंगा दूध का डब्बा बिकता है? What we have done is कि हम एक लीगल फॉर्मल इंडस्ट्री को we are on the brink of taxing it out of existence. Now imagine the other side. जब ये टैक्स लगा तो आपका जो लूज मिल्क है उसने प्राइस बढ़ा दी। वो जो प्राइस है वो फार्मर को नहीं गई, वो मिडल मैन ने सारी बैंक कर ली। और जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वी वर देयर, सॉरी FPCCI, and they had an estimate of what is the amount of money that the middleman has pocketed by just mimicking the price increase without paying any tax. That was 1.3 trillion rupees. Now imagine 380 रुपए a liter on an average इस मुल्क में 1.6 लीटर्स पर डे पर हाउस होल्ड कंजम्पशन है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें तो दिन के 500 रुपए का सिर्फ आपने दूध कंज्यूम करना है, विच विल रिजल्ट इन टू 20 to 25,000 रुपीज़। अब 20,000 रुपये जिसकी एवरेज सैलरी, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार ने तो मिनिमम वेज 35-36,000 की है, जिसकी एवरेज सैलरी भी 50 से 70,000 रुपये है। डू यू रियली थिंक दे कैन बाय 20,000 रुपीज़ ऑन मिल्क ओनली? तो क्या होगा? यही होगा कि वो रॉ मिल्क की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। गवाला टैक्स नहीं देता, गवाला कुछ भी नहीं देता
और जो टैक्स ऑलरेडी बाकी लेवल के टैक्सेस दे रहे हैं आपने उनको ही और कर दिया, एंड देन गवाले के पास वापस जाना इज अनहेल्दी मिल्क एंड गोइंग बैक टू द इनफॉर्मल सेक्टर. I really think they need to put their heads together and look at the macroeconomic scale and see which sector they need to subsidize or provide subsidy to make sure that every household has adequate level of nutrition. मेरे जहन में तो ये है कि जो हेल्दी फूड्स हैं, जो हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स हैं, तमाम हेल्दी फूड्स के ऊपर आपको सब्सिडी देनी चाहिए इनफैक्ट, ना कि आप टैक्सेशन करें. तो ये तो अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ से खाने पीने की चीज़ों से और उन खाने पीने की चीज़ों से जिन लोगों जिससे सेहत मिलती है कौम को, उस पर अगर टैक्सेशन करेंगे और बीमारियाँ बढ़ेंगी तो वो आपने डबल पे करेंगे अस्पतालों में. सरकार ने देनी है फैसिलिटीज़, सरकार ने ही अस्पतालों के ऊपर ख़र्चा करना है, तो वहाँ पे ज़्यादा बड़ा खर्चा निकल जाता है. रिसर्च से मालूम होता है कि मंडियों में इनफॉर्मल सप्लाई चेन के ज़रिए सप्लाई किए जाने वाले दूध की कीमत हर साल गर्मियों के महीनों से कबल सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से मुकर्रर की जाती है. इस मुकर्ररा कीमत को कुछ बड़े दर्जे के दोधी और रिटेलर्स मुतासर करते हैं, जिसका मतलब ये है कि दूध की मिकदार और इसकी कीमत मार्केट में फिक्स कर दी जाती है. मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड एक रेट रखा हुआ है कि नॉट मोर देन दिस रेट. ऑब्वियसली अब मुझे पता है मेरा दूध क्या है, मैं जानता हूँ मेरा दूध क्या है, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मैं उसको खिला रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ मिल रही है. और उस जो चीज़ मैं खिला रहा हूँ उस चीज़ के रेट इस वक्त मार्केट के अंदर ये हैं कि मैं कैसे उसको फुलफ़िल कर सकता हूँ. ऐसे में दूध में मिलावट के अलावा छोटे दोधी से बड़े दोधी और मिडलमैन से होलसेलर्स या रिटेलर्स तक भी खुले दूध की कीमतों में उतार चढ़ाव एक मामूल है. And there are some loose milk processors who are, supplying very good quality of milk. I mean, some of them do some sort of pasteurization and supply very good quality of milk in the loose market as well. But unfortunately the number is very small. जब 2016 में पंजाब फूड अथॉरिटी बनी थी, वो भी यही समझते थे कि जी पैकेज मिल्क ख़राब है, खुला दूध सही है. लेकिन ग्रेजुअली पंजाब फूड अथॉरिटी रियलाइज़ कि हाँ, जो दूध सप्लाई हो रहा है वो उसमें पानी मिलाया जाता है, उसमें अल्ट्रेशन की जाती है. तो अब वो सिटीज़ एंट्रेंस पे चेक करते हैं और वो ज़ाय भी कर देते हैं दूध. लोग डरते हैं वहाँ पे ख़राब दूध पैदा करने में, जाली दूध बनाने में डरते हैं कि कहीं पे भी पकड़ लेंगे, टेस्ट कर लेंगे और सारा फेंक देंगे और जेल में भी बंद कर देंगे. 2019 में पंजाब के बड़े शहरों से इकट्ठे किए जाने वाले खुले दूध की जांच की गई, जिसके नतीजे में 601 सैंपल्स में से 422 को सेहत के लिए गैर मौजू करार दिया गया था. जांच में यह सामने आया था कि खुले दूध में फॉर्मल्डिहाइड, अमोनियम सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और यूरिया मौजूद है. लोग फिर नए तरीके ढूंढ लेते हैं कि सिटी के अंदर तक खालिस ले आओ, फिर अंदर लाके उसको दुकानों पे अडल्ट्रेशन कर लो. तो जिसको पैसे कमाने हो और जो केयर नहीं करता पब्लिक हेल्थ की, वो तो हर चीज़ कर गुजरता. इसकी बनिस्बत जो स्ट्रक्चर्ड सेक्टर है वो कर ही नहीं सकते. एक तो ये कि उनकी अपनी एथिक्स होते हैं, फिर उन पे फूड लॉज अप्लाई होते हैं, एंड ऑफ एंड ऑन फूड अथॉरिटीज़ इंस्पेक्ट आवर नॉट ओनली आवर सप्लाई चेन, मतलब हमारे रास्ते में हमारे मिल्क के जो बाउजर्स होते हैं उससे चेकिंग करते हैं, हमारे प्लांट पे आके क्लीनलीनेस एंड हाइजीन चेक करते हैं, हमारे प्रोसेसेस को चेक करते हैं. But it is an easy ask to go into a factory and find out that there was a ventilator which didn't have a exhaust fan working, rather than going into hundreds of shops which are located everywhere and say there are flies in the milk floating around. दूध में इस मिलावट को रोकने के लिए आलमी सतह पर तमाम बड़े ममालिक में पैस्चराइजेशन कवानीन मौजूद हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आवाम को फराहम किए जाने वाला दूध दीगर नुकसानदेह अशिया से पाक है.
In the developed countries, there is legislation in Europe, in USA and all. The raw milk, or which we call loose milk or खुला दूध, is not allowed to be sold on the market. 1987 में वफाकी सतह पर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने खुले दूध की रियासती फरोख्त या तकसीम पर पाबंदी लगा दी थी। इस कानून के तहत फरोख्त किए जाने वाला तमाम दूध का पैस्चराइज होना लाजमी है। बरतानिया में भी इस्तेमाल किए जाने वाला ज़्यादातर दूध हीट ट्रीटेड यानी पैस्चराइज पिया जाता है, जबकि इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में खुले दूध की फरोख्त गैर कानूनी है। इसे सार्फिन को बराह रास्त फरोख्त सिर्फ रजिस्टर्ड डेयरी फार्म्स और फार्मर्स मार्केट के ज़रिए सेहतमंद जानवरों से हिफ्ज़ान सेहत के सख्त कवानीन की तामील करते हुए और मुनासिब हेल्थ वार्निंग के लेबल के साथ फ़रोख्त किया जा सकता है। जहाँ डेवलप कंट्री आप देखेंगे, आइदर यू आर नॉट अलाउड टू सेल लूज मिल्क, एंड इफ़ यू आर, द लॉज आर सो स्ट्रिक्ट, द रेगुलेशन इज सो स्ट्रिक्ट, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल to for the larger consumer to consume it. इंडिया में भी दूध को आम तौर पर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पैस्चराइजेशन या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टरलाइजेशन के जरिए प्रोसेस किया जाता है। जो क्वालिटी पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट कर रही है और जो हम कर रहे हैं, दैट शुड बी फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर एज वेल। कि मैंने तो कभी नहीं देखा कि जी वो जाके उनका दूध की क्वालिटी चेक हो रही हो कि क्या है क्या नहीं है। हमें तो आए दिन वो अखबारों में जी कि वो दूध का ये डब्बा ही है जी, वो हाई कोर्ट ने जर्मनी भेजे सैंपल के जी चेक करने के लिए, यानी कि यहाँ तक पैक मिल्क के ऊपर यहाँ तक इतनी वो माइक्रोस्कोपिक है। वो जो सेक्टर है उसमें I'm just saying let it be it, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड हो, क्वालिटी इस्टेब्लिश हो जाए कि जी मिनिमम क्वालिटी लेवल ये है, इससे कम का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। We are okay with it. एक है हाइजीन और हेल्थ का आर्गुमेंट विच इज परसुएसिव एंड कंपेलिंग ऑन इट्स ओन, और एक उसके साथ रेवेन्यू का आर्गुमेंट। और पाकिस्तान इज क्राइंग आउट लाउड फॉर फॉर्मलाइजेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन, एंड यू आर लीविंग सच अ लार्ज पार्ट आउट ऑफ द टैक्स नेट। And in fact, by taxing the formal industry, you are actually encouraging the other segment because they are being strengthened और उनके मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं स्पीड में। सो आई थिंक there is a case for inclusive growth and inclusive growth for the sake of Pakistan here.